the invisible bone. I knew you couldn't do it, you faggot. Because I control you. Whether or not I kill you, you'll never be able to get the fuck away from me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पीसमेकर टीवी सीरीज की एपिसोड नंबर 7 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि सोफी पीसमेकर को पकड़ने के चक्कर में और विजिलेंटी के एक गलती की वजह से पूरे बटरफ्लाई ग्रुप की लीडर बन जाती है। और जब कैप्टन लॉक की वजह से पीसमेकर और विजिलेंटी उसके हाथों से निकल जाते हैं तो अपने ऑफिस में दस्तक देती हुई और अपने लोगों को मैसेज करने के बाद पुलिस स्टेशन में धावा बोल देती है। और इधर जब पीसमेकर अपने ऑफिस पहुंचता है तो सभी से बातचीत करते हुए उसे एम्बर फ्लूइड के सोर्स काऊ के बारे में मालूम चलता है। और इधर पीसमेकर के डैड जेल से रिहा होने के बाद पीसमेकर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और इधर सोफी अपनी अगली चाल चलते हुए पीसमेकर की डायरी की मदद से पीसमेकर के खिलाफ वारंट जारी कर देती है। और हम इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि पीसमेकर और उसके डैड की फाइट में आखिर कौन जीतने वाला है और सोफी अपनी चाल चलते हुए और काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको अपना शिकार बनाने वाली है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके डैड अपने दोनों बेटों को और उनसे पैसे कमाने के लिए उन्हें फाइट करवाया करते थे। और एक दिन ये डेडली फाइट अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचते हुए पीसमेकर के भाई का काम तमाम करवा देती है। और अपने पिता की इस गलती की वजह से पीसमेकर बाथरूम में जाकर और इस बात को सोचते हुए अफसोस कर रहा है। और चेस बाथरूम के दरवाजे को खटखटाते हुए उसका हालचाल लेने की कोशिश करता है। और क्रिस उसकी बात सुनने के बाद और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर निकल आता है। और उसे न्यूज देखकर ये पता चल जाता है कि उसकी सभी तरफ से बैन बच चुकी है। और जब चेस उससे जानने की कोशिश करता है कि कैप्टन लॉक एक बर्ड, तो क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि बटरफ्लाई कभी भी बर्ड नहीं हो सकती और वो सभी के सभी एक कीड़े के सिवाय कुछ नहीं है। और लियोटा की एक गलती की वजह से वो पूरी तरह से फंस चुका है। और जब वो जूडो मास्टर के कमरे में जाता है तो जूडो मास्टर वहां से भाग चुका होता है, क्योंकि हम पीछे के एपिसोडों में देख चुके हैं कि लियोटा के गोली मारने के बाद और पीसमेकर के पहुंचाने के बाद जॉन उसका इलाज कर रहा था। और क्रिस जूडो मास्टर को इग्नोर करते हुए अपने सामान को लेकर काऊ को मारने के लिए निकलने लगता है। और जब जॉन के आने पर उसे भी ऑफर देता है तो जॉन उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन जब वो ईगली को भी उनके साथ जाते हुए देखता है तो अपने इरादे को बदलते हुए उनके साथ शामिल हो जाता है। और इधर अगी स्मिथ पीसमेकर के हेलमेट में लगे हुए ट्रैकर से उसकी लोकेशन को जान जाता है। और जब वो चारों रॉक म्यूजिक को सुनते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, व्हाइट ड्रैगन या अगी स्मिथ सुपरमैन की तरह उड़ते हुए उनके बैंड को टक्कर मार देता है। और जब अगी स्मिथ बैंड पे हमला करते हुए और उसे फाड़कर उसके सामने प्रकट होते हैं तो क्रिस उनसे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अगी स्मिथ अपना जवाब देते हुए उनके ऊपर ब्लास्टर से हमला बोल देता है। और जैसे ही उसका काम तमाम करने वाले होते एडेन चेस अपनी बंदूक से उनके ऊपर हमला बोल देता है। और जब उनके ऊपर बंदूक का कोई भी असर नहीं पड़ता है एडेन चेस वहां पे धमाका करते हुए उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और इधर जॉन, ईगली और क्रिस अपनी जान बचाते हुए जंगल में चले जाते हैं। और अंदर जाते हुए क्रिस को ये एहसास होता है कि उसके हेलमेट की वजह से ही वो लोग उसे ट्रैक कर पा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि एडियन चेस अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप गया है और बम के धमाके की वजह से उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। और जब अगी स्मिथ और उसके ग्रुप के लोग क्रिस को ढूंढने के लिए वहां से दूर जाते हैं तो चेस इस चीज का फायदा उठाते हुए और पीसमेकर के कीमती सामानों को लेकर उन्हीं की कार में बैठकर चंपत हो जाता है। लेकिन आगे जाते हुए उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है और कार धीरे होने की वजह से आगे जाकर रुक जाती है। और इधर हम देखते हैं कि क्रिस अपने पिता और उनके लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए जंगल में एक रैकून को खोज उसकी दुम में अपनी हेलमेट को बांध देता है। और जब ईगली आकर उन्हें खबर देता है कि वो लोग उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं, वो लोग जंगल छोड़कर रास्ते की तरफ चले जाते हैं। और जब उसके डैड और उसके लोग पीसमेकर के हेलमेट का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें असलियत मालूम चलती है। और जब वो इस नज़ारे को देखने के बाद उन्हें चारों तरफ ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो एडेन चेस के कारनामे का या उसकी कार का लोकेशन मिल जाता है। और इधर वो लोग चेस को ढूंढते और उसे होश में लाकर तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जब जॉन चेस से बातचीत करते हुए पीसमेकर के हेलमेट के बारे में बताता है तो पीसमेकर और उसको चेस के कारनामे के बारे में मालूम चलता है। और इस नज़ारे को देखने के बाद
और क्रिस के इस रौद्र रूप को देख चेस उसे बताकर हल्का होने के लिए चला जाता है। और जब ईगली कार से बाहर निकल जाता है तो क्रिस चिप्स के बैग के बारे में समझाते हुए उसे अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है और जॉन चिप्स के बैग को ढूंढने के लिए कार में चला जाता है। और जब क्रिस सारे हेलमेट को दूर ले जाकर फेंकता है तो अगे स्मिथ और उसकी आर्मी वहां पे दस्तक दे देती है और जॉन इस नज़ारे को देखने के बाद कार के अंदर से घुसकर जंगल में चला जाता है और रेंगते हुए चेस के पास पहुंचकर उसे बता देता है कि वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इधर जब पीसमेकर की हालत खराब होने लगती है तो ईगली भी अपने दोस्त का साथ देते हुए उनके ऊपर हमला बोल देता है। और जब उसके डैड वहाँ पे दस्तक देते हैं तो ईगली का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और जैसे ही ईगली उनके ऊपर हमला करने वाला होता है उसके डैड उसे मारकर अधमरा कर देते हैं। और अपने दोस्त की इस हालत को देखने के बाद क्रिस अपने डैड पे हमला बोल देता है और जब क्रिस अपनी गुस्से को उनके ऊपर निकालने लगता है तो उसके डैड ब्लास्टर छोड़ते उसे दूर फेंक देते हैं। और जब उसके डैड उस पर गुस्सा होते हुए उसके भाई का खून उसके ऊपर मरने लगते हैं तो वो उन्हें आईना दिखाते हुए बताता है कि उसने अपने भाई को नहीं मारा है बल्कि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई। और जब उसके डैड अपनी भड़ास निकालकर उसका काम तमाम करने वाले होते हैं एडियन चेस उनके ऊपर कूद और चाकू से हमला करते हुए व्हाइट ड्रैगन के सूट को डैमेज कर देता है। और जब एडियन चेस का काम तमाम होने वाला होता है जॉन वहाँ पे दस्तक देती हुई उन सभी को गोलियों से बूंद डालता है और क्रिस इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पिता पे हमला बोलते हुए उनके ऊपर घूसों की बारिश करने लगता है। और जब उसके पिता उसके मारने पे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो क्रिस अपना आपा खोते हुए उनके ऊपर बंदूक तान देता है। और जब उसके डैड उसे भड़काते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा से ही दूसरों के कहने पे चलता रहा है और उसके पास इतना भी गट्स नहीं है कि इस बंदूक की गोली को अपने पिता पे खर्च कर सके, तो क्रिस अपना आपा खोते हुए उनके माथे में छेद कर देता है। और जब अपने डैड के मरने के बाद वो रोने लगता है तो चेस उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सरसाइज के लिए ये बहुत ही खराब समय है। तो जॉन उसे समझाता है कि वो अपने चेहरे के एक्सरसाइज नहीं कर रहा है बल्कि रो रहा है। और इस बात को जानने के बाद चेस अपने दोस्त को काम डाउन करने की कोशिश करता है और फिर ईगली को होश में लाने के लिए वो तीनों के तीनों पेट हॉस्पिटल में दस्तक दे देते हैं। और जब एडियन चेस अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने की वजह से वहाँ के स्टाफ पे बंदूक तान देता है तो जॉन सिचुएशन को संभालने के लिए हार्कोट को फोन लगा देता है। और हम इधर की सिचुएशन की बात करें तो लियोटा पीसमेकर के हालात को देख जब यहाँ से जाने के लिए बैग पैक कर रही होती है एमिलिया वहाँ पे दस्तक दे देती है और एमिलिया घुसने के साथ उस पे गुस्सा होते हुए और डायरी को प्लान करने की उस पे बरसने लगती है तो लियोटा उसे यही बताती है कि पीसमेकर को इसी काम के लिए चुना गया था ताकि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो इन सब चीजों का इल्जाम उसके सर पे मढ़ा जा सके। और हार्कोट उस पे गुस्सा होते हुए उससे यही बोलती है कि वो तुम्हारा दोस्त था और दोनों के बीच पीसमेकर को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। और लियोटा उससे बहस करते हुए ये बता देती है कि उसको ये जॉब उसकी मॉम की वजह से करनी पड़ी है क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी और अमेंडा वॉलर उसकी मॉम। और जब मन के दस्तक देने पे एमिलिया उसे सच्चाई बताती है तो वो उसे बताता है कि उसे इस बारे में बहुत पहले से ही मालूम था। और दोनों को काम डाउन करते हुए और कैप्टन लॉक की असलियत बताते हुए उन्हें बताता है कि कैप्टन लॉक हमारा आदमी था और उसके कंप्रोमाइज हो जाने की वजह से हम सभी लोग खतरे में पड़ चुके हैं। और फिर दोनों को अपना सामान पैक करने को कह वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं जब जूडो मास्टर अपने आप को हील करने के बाद चीटोस खा रहा होता है तभी वहाँ पे दो लड़के आकर उसकी हाइट का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनके मॉल से लौटने के बाद उन दोनों पे धावा बोलते हुए और उनकी हड्डी पसली तोड़ने के बाद उनकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर जब हार्को अपना सामान पैक करके मन के पास जा रही होती है सोफी और उसकी टीम वहाँ पे धावा बोल देती है और हार्कोट उन्हें देखने के बाद अपनी जान को बचाते हुए दीवार के पीछे छुप जाती है। और थोड़ी देर बाद लियोटा उसको ज्वाइन कर लेती है। और जब सोफी और उसकी टीम मन के घर पे दस्तक दे देती है तो मन को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अब यहाँ से नहीं जा सकता है और वॉकी टॉकी पे लियोटा और हार्कोट से बातचीत करते हुए उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। और जैसे उनसे बोलता है कि उसे अपनी टीम पे गर्व है और उन्हें हर हाल में इस जॉब को फिनिश करना होगा, सोफी दरवाजे को तोड़ देती है। और जब सोफी उससे जानने की कोशिश करती है कि वो काऊ के बारे में कैसे जानते हैं तो मॉन के जवाब ना देने की वजह से वो उसका काम तमाम कर देती है। और जैसे वो ऑर्डर देके सभी लोगों को जाने को कहती है मॉन की सच्चाई बटरफ्लाई के रूप में बाहर आ जाती है और उसको पकड़ने के बाद और उसकी असलियत जानने के बाद उसको मसल कर फेंक देती है। और जब लैरी उसके मारने पे सवाल उठाने लगता है तो वो उसे बताती है कि वो एक योद्धा था और उसे मारने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और उसके साथ ना होने की वजह से वो लोग कभी भी हमें रोक नहीं पाएंगे। और फिर सभी को ऑर्डर देते हुए वहां से लेकर चली जाती है। और जब वो लोग उनके जाने के बाद उसके रूम में दस्तक देते हैं तो
उसकी लाश को देखकर अफसोस करने लगते हैं। तभी बटरफ्लाई की आवाज से उसकी नजर मन के बटरफ्लाई पे पड़ती है और जब हार्कोर्ट उसे अपने हाथ में लेती है तो मन हैंडशेक करने के बाद उसे गुड बाय बोल देता है। और जब लियोटा से वो पूछ रही होती है कि मन के मरने के बाद वो इस मिशन को कैसे अंजाम देंगे, तभी वहाँ पे जूडो मास्टर दस्तक दे देता है और फिर जूडो मास्टर लियोटा पे हमला करते हुए हार्कोर्ट से दो हाथ करने लगता है। और जब जूडो मास्टर हार्कोर्ट की हालत खराब करने लगता है तो लियोटा होश में आने के साथ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए उसके गुस्से को ठंडा कर देती है। और जब अपने आप को संभालने के बाद लियोटा हार्कोर्ट से बातचीत करते हुए उसकी मलहम पट्टी करने लगती है तो हार्कोर्ट को जॉन का फोन आ जाता है और तब उन लोगों को पता चलता है कि एड्रियन चेस वहाँ के स्टाफ के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हुआ है। और जॉन के कहने पर हार्कोर्ट चेस को समझाती है कि अगर बटरफ्लाई से हम हार जाते हैं तो वैसे भी इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा और हम जाते समय इनको बांध कर जाएंगे। तो एड्रियन चेस उसकी बात मानते हुए उनको मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। और जब उसी बीच लियोटा को किया का मिस कॉल आता है तो वो बाहर जाकर जैसे ही उसे फोन करने वाली होती है उसे पीस स्पीकर की रुदाली सुनाई दी जाती है और वो आगे जाने पर देखती है कि क्रिस अपने दोस्त से बातचीत करते हुए और उससे अफसोस जाहिर करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब ऊपर वाले से दुआ मांगते हुए अपने दोस्त की जान की भीख मांगने लगता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है और ईगली अपनी गहरी नींद से जागने के बाद क्रिस को रोते हुए देखकर उसे गले लगा लेता है। और लियोटा उस पल को याद करने लगती है जब क्रिस ने उसे बताया था कि ईगली ने उसे गले लगाया था, तो वो उस वक्त उसकी बात को विश्वास नहीं करती और इस मिरेकल को देखने के बाद और अपने पार्टनर से बातचीत करते हुए और इस मिरेकल के बारे में बात करने के बाद उसे यही समझाती है कि ये उसके लिए एक साइन और अपने दोस्तों के पास पहुंचकर उन्हें बताती है कि वो काऊ को मारने के लिए उनके साथ आ रही है। और जब जॉन उससे पूछता है कि मन के मरने के बाद हम इस मिशन को कैसे अंजाम दे सकते हैं तो लियोटा उसे समझाती हुई और हार्कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और फिर सभी लोग हार्कोर्ट को अपना लीडर चुन लेते हैं और फिर हार्कोर्ट मिशन के बारे में उन्हें समझाते हुए उन्हें स्पीच देने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि सोफी अपने ग्रुप के साथ पहुंच और काऊ को इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में भेजने के लिए पूरी तैयारी करके वहां पे पहुंच चुकी है। और जब इधर सभी लोग उसके मिशन में आने की हामी भरने लगते हैं तो वहाँ के स्टाफ उनका साथ देने के लिए उनकी बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और उन लोगों को मना करते हुए और उनकी गाड़ी की चाबी लेने के बाद एक टीम का पोज देते हुए वैन में चले जाते हैं। और जब वो सभी रॉक म्यूजिक को सुनते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो लियोटा क्रिस से माफी मांगने की कोशिश करती है और क्रिस उसे चुप रहने को कहकर उसे यही जवाब देता है कि तुमने कहा था कि हम लोग टीम हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है और जब ये मिशन खत्म हो जाएगा तो मैं इस बेवकूफ चेहरे को या इस डम फेस को कभी भी देखने वाला नहीं हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सोफी लैरी और कैप्टन के साथ अंदर पहुंच जाती है और उसे घूरने के बाद और वहाँ के नज़ारों को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हम पोस्ट के सीन में देखते हैं कि कैप्टन लॉक अपने प्रेस वार्ता को खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है और सोफी उसके बकवास को थोड़ी देर झेलने के बाद यहाँ पे भी अपना चार्ज लेते हुए प्रेस वार्ता को खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।